इनका डेवलपमेंट हुआ और फिर 70s में मेनका गांधी के केस में उसमें और डेवलपमेंट हुए, कुछ प्रिंसिपल्स आए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और फिर और आगे इमर्ज हुआ जिसमें प्रिंसिपल्स आए कि वॉइड फॉर वेगनेस, मैनिफेस्टली आर्बिट्रीनेस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सो आज जो जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव था और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि टैक्स कैस्केडिंग नहीं होना चाहिए और सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। ये फंडामेंटल था, बिकॉज फिस्कल फेडरलिज्म की बैकबोन जो है वो ये जीएसटी है, और फिस्कल फेडरलिज्म में बोथ स्टेट्स एंड सेंटर्स ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास करा था। अब अगर सीमलेस क्रेडिट जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है, तो क्या कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो सीमलेस क्रेडिट्स से डिविएट करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या डिविएट होते हैं, एंड क्योंकि वो प्रिंसिपल्स डिविएट होते हैं तो अगर स्टैट्यूट में भी कोई प्रोविजन है तो क्या कोर्ट्स जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, और लाइकलीहुड क्या है कि इन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाएगा या इन प्रोविजंस को रीड डाउन करा जाएगा। बहुत बड़ा इशू रेज हुआ आज, जिसमें कि बहुत हमारे सेक्टर से बहुत रेलेवेंट है कि अगर हमने कोई चीज परचेज करी और सप्लायर ने उस पर टैक्स पे नहीं करा, तो उसका इंप्लीमेंटेशन या उसका टैक्स डिमांड्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज किस वे में होना चाहिए। तो एक चीज तो हो गई लिटिगेशन, और वो लिटिगेशन चलेगी और नीचे के लेवल पर ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको बिजनेसेस को इस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ऑफिसर प्रो रेवेन्यू है कि नहीं है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो स्टैट्यूट में प्रोविजंस है, सेक्शन 16(2)(c) जो है वो ये कहता है कि अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा तो उसके क्रेडिट पर इंपैक्ट आएगा बायर के लिए। तो इस प्रोविजन पर हम जाते हैं, मगर जिससे पहले, क्योंकि मेरे पास 10 ही मिनट है, जिससे पहले हम उस प्रोविजन पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स और भी हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसमें क्या हो रहा है और कैसी कैसी चीजें सामने आ रही हैं। जैसे सबसे पहले आज जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसमें सबसे पहले समन्स इशू होते हैं। एक समन आता है, 2 समन आते हैं, 3 समन आते हैं, और बिजनेसेस घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है या कोई नॉन कोऑपरेशन नहीं है, उस समन्स को उठाइए, उसे फाड़ दीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए, फेंक दो आप उसे समन्स को। जीएसटी अथॉरिटीज फर्स्ट गो एंड राउंड पर समन्स इशू नहीं कर सकते। ऐसे मेरे 6 डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिसीजन हैं जहां पर हमने ये बात पूछी कि ऐसी कौन सी चीज है जो ये मुझे अपने सामने बिठा के समझ में मुझसे लिखवाना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा प्रश्न है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन है जिसमें कोर्ट ने बोला कि आप लिखित में दीजिए कि ऐसी कौन सी बातें जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, जो फिजिकली समझाना चाहते हैं। और ऐसे फिर मेरे बहुत सारे डिसीजन बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं जहां पर हमने बोला कि हम समझ में नहीं जाएंगे। और लेटेस्ट डिसीजन अभी 3 हफ्ते पहले का है जहां पर समझ इश्यू हुए, हमने बोला कि हम समझ में जाएंगे क्योंकि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, मगर मुझे वीडियोग्राफी चाहिए। 11 बजे का टाइम देते हैं, 1 बजे इश्यू करते हैं प्रोसीडिंग शुरू करना। तो हमने बोला कि हमको एंटी लैंडमार्क डिसीजन बना जहां पर कोर्ट ने बोला कि समन्स प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी वीडियोग्राफी में होंगी एट माय कॉस्ट। पता तो चले, आप मुझे 12 घंटे बिठाते हो, 8 घंटे बिठाते हो, तो क्या पूछना चाहते हो। तो सबसे पहले जो समन स्टेज है वहीं पर हमको एड्रेस करना चाहिए कि हमारा टेक्निकल इश्यू क्या है, क्या हमसे कोई गलती हुई है, क्या हमें समन अटेंड करना चाहिए। अब चलिए समन्स को क्रॉस करते हैं। अगर कहीं पर भी डिपार्टमेंट को लगता है कि थोड़ा भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल विमल जी ने बात करी, ये क्रेडिट वाली जहां वेंडर्स रिलेटेड इशू आता है तो रजिस्ट्रेशन का इशू आ जाता है। बहुत सारे डिफरेंट रीजंस ले लेते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्ट्रेशन, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, नो सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप मुझे शो कॉज नोटिस देते हो
जिसमें आप मेरे रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए बोलते हो, तो क्या आप उसी डेट पे या रेट्रोस्पेक्टिवली पहले की डेट से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो? एंड द आंसर इज क्लियर नो, because when you have given me the show cause notice for cancellation, suspension of registration means stopping of business. हमारे अगेन बॉम्बे हाई कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के केसेस हैं जहां पर हमने शो कॉज नोटिस स्टेज पर ही उसको क्वॉश कराया। अब मोस्टली इन शो कॉज नोटिस में जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे होते हैं या फिर जो ये डिमांड्स रेज होती हैं बाय वे ऑफ शो कॉज, अदर शो कॉजेस फॉर डिमांड, इशू आता है जो बहुत रेलेवेंट है आपके सेक्टर के लिए, जो बिमल जी ने भी बोला, when the compliance with respect to the payment of taxes has not been done by the vendor. Now in that situation, of course, there can be two ways now. One way is that I go to the normal litigation, I file a reply to the show cause, I get the order. The problem after the order will be when I go to appeal, मुझे pre-deposit pay करना पड़ेगा. I will have to pay pre-deposit at every stage, from commissioner appeal to tribunal. अब I will be out of cash because अगर ये absurd demand है, तो मेरा pre-deposit will be an additional burden on me. So इसका solution क्या है? इसका solution, अगर आप appellate authority पर जाओगे, तो देखिए शो कॉज नोटिस का जब तक ऑर्डर आता है तब तक समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ आउटफ्लो नहीं है। उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई इतना रोबस्ट होना चाहिए कि आप उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हो, let him or her pass whatever order they want to pass. After the stage of the order, and this is my view, I think the right approach is to go straight to the writ court. क्योंकि जब तक हम इस समस्या को जड़ से नहीं निकालेंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा। Now, there are different orders, including Calcutta High Court, which went to Supreme Court. Supreme Court order has actually not gone into details that why it should be either read down or held as unconstitutional, but benefit came in some craft. अब इशू ये आता है कि जो भी टैक्स पेयर होगा और जो भी उसकी ट्रांजैक्शंस डिस्प्यूटेड होंगी, ये फैक्ट ड्रिवन है, बट दीज फैक्ट्स आर सो इंट्रिकेटेड विद लॉ दैट यू विल हैव टू समवेयर challenge the provisions also, otherwise this will not be ultimately helping you. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन और भी है जीएसटी में, वो ये बोलता है कि अगर मैंने कोई परचेस करी है, बिमल जी ने सारे टेक्निकल प्रोविजंस बोल दिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मैंने अपने वेंडर को 180 डेज में पे नहीं करा, तो मुझे क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा।